दोस्तों ये कहानी है एक न्यूली मैरिड कपल के हनीमून की, जिसमें इनके साथ एक छोटी सी शिप पर कई सारे और भी लोग मौजूद होते हैं और तभी एक के बाद एक शिप पर 3 मर्डर्स हो जाते हैं। अब कैसे डिटेक्टिव पोयरो इन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और आखिर ये मर्डर्स किसने और क्यों किए, इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो कहानी की शुरुआत साल 1914 से होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और यहाँ पर सैनिकों को एक ब्रिज को गिराने का ऑर्डर मिलता है, जिससे दुश्मन इनके देश में घुस रहे थे। लेकिन अगर ये सभी लोग ब्रिज को गिराने वहां पर जाएंगे तो सभी सैनिकों की भी जान जा सकती है। अब तभी हम यहाँ पर हरक्यूल पोयरो को देखते हैं, जो कि एक सैनिक था। पोयरो हवा में उड़ रहे पंछियों और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को देखता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर ये सभी लोग अभी ब्रिज पर हमला करेंगे तो ये लोग आसानी से धुएं में छुपकर हमला कर सकते हैं। पोयरो अपने कैप्टन को ये सब बताता है और हमला करने के लिए बोलता है, और उसकी बात मानकर कैप्टन हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी लोग धुएं की मदद लेकर ब्रिज के आसपास आ जाते हैं और दुश्मनों के पता चलने से पहले ही उन सभी पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। लेकिन तभी गलती से इनके कैप्टन का पैर एक धागे से टकरा जाता है, जिस वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें पोयरो और काफी सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। अब इसके बाद हम उन सभी सैनिकों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर पोयरो के पास उसकी गर्लफ्रेंड कैथरीन आती है और पोयरो उससे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि पोयरो का आधा चेहरा खराब हो चुका था और इसीलिए वो सोचता है कि कैथरीन अब उसे छोड़ देगी। लेकिन कैथरीन उसका हाथ थामती है और कहती है कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुम मुझे बढ़ा लेना। अब इसके बाद कहानी साल 1934 में आती है, जहाँ पर लंदन में हम पोयरो को देखते हैं, जिसने आर्मी की जॉब छोड़ दी होती है और वो एक बहुत मशहूर डिटेक्टिव बन गया होता है। पोयरो अब एक बार में जाता है जहाँ पर कई सारे अमीर लोग आए हुए थे। यहाँ पर हम एक सिंगर सलोमे और उसकी नीस रोसली को देखते हैं, जो कि सलोमे की मैनेजर भी थी। यहाँ पर सलोमे सिंगिंग शुरू करती है और बहुत सारे कपल्स डांस करने लगते हैं। यहीं पर हम एक लड़के साइमन और एक लड़की जैकलिन को भी देखते हैं, जो कि काफी अच्छा डांस कर रहे थे और इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई होती है और ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। अब तभी यहाँ पर जैकलिन की फ्रेंड लिनेट आती है, जो कि काफी अमीर इंसान थी और देखने में भी वो खूबसूरत थी। जैकलिन लिनेट को देखती है और काफी खुश होती है। फिर वो लिनेट को बताती है कि साइमन से उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात सुनकर लिनेट भी काफी खुश होती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारी शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। लेकिन जैकलिन उसे मना करती है और कहती है कि तुम बस साइमन को जॉब दे देना, और लिनेट भी उसे अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए मान जाती है। अब तभी साइमन यहाँ पर आता है और वो लिनेट से मिलता है। लिनेट उसे नौकरी देने के बारे में बताती है। इसके बाद जैकलिन साइमन को थैंक्स बोलने के लिए लिनेट के साथ डांस करने के लिए कहती है और लिनेट और साइमन डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस के दौरान ही ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, जो देखकर जैकलिन को भी बुरा लगने लगता है। यही डिटेक्टिव पोयरो ये सब होता हुआ वहीं बैठा देख रहा था। अब इसके बाद कहानी 6 हफ्ते आगे आती है, जहाँ पर पोयरो इजिप्ट में पिरामिड्स को देख रहा था और वो चाय के साथ अपना फेवरेट केक खा रहा होता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है और ये देखकर पोयरो उस आदमी को रोकने जाने लगता है, जो कि पिरामिड के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ा रहा था। लेकिन वो आदमी पोयरो का दोस्त बॉक निकलता है और पोयरो और बॉक एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर बॉक पोयरो से इजिप्ट आने की वजह पूछता है। इस पर पोयरो उसे बताता है कि मैं तो छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर बॉक पोयरो को अपने साथ ही छुट्टियां मनाने के लिए बोलता है और बताता है कि मैं अभी भी कोई काम नहीं कर रहा। इसके बाद बॉक पोयरो को अपनी माँ यूफेमिया से मिलवाता है, जो कि एक बहुत अच्छी पेंटर होती हैं और वो पिरामिड की पेंटिंग बना रही थी। यहाँ पर बॉक पोयरो को रात में अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है और बताता है कि हम एक शादी में आए हुए हैं। अब इसके बाद बॉक पोयरो को लेकर एक होटल में जाता है, जहाँ पर पोयरो लिनेट और साइमन को शादी करते हुए देखता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने थोड़े दिनों पहले ही साइमन को जैकलिन के साथ देखा था और साइमन जैकलिन के साथ शादी करने वाला था। वो समझ जाता है कि उस दिन के बाद से ही साइमन ने जैकलिन को छोड़ दिया और लिनेट और साइमन एक दूसरे को पसंद करने लगे। यहाँ पर पोयरो ये सारी बातें बॉक को बताता है। वहीं पर लिनेट सभी लोगों को एक बहुत कीमती नेकलेस दिखाती है, जो कि उसकी शादी का गिफ्ट होता है। यहाँ पर लिनेट पोयरो को भी देखती है और पहचान जाती है कि ये तो वही मशहूर डिटेक्टिव पोयरो हैं। इसके बाद बॉक पोयरो को लिनेट के रिश्तेदारों के बारे में बताता है, जिसमें लिनेट की बड़ी माँ मारिया और उनकी नर्स बावर्स होती हैं। और यहाँ पर लिनेट का बनाया हुआ एक भाई भी होता है, जिसका नाम एंड्रयू होता है, जो कि लिनेट का सारा बिजनेस संभालता है। यहाँ पर एक डॉक्टर लिनुस भी होता है, जो कि लिनेट से पहले बहुत प्यार करता था और उसी से लिनेट की शादी होने वाली थी। लेकिन लिनेट ने साइमन से मिलने के बाद लिनुस से शादी करने से मना कर दिया। ये सारी बातें बॉक पोयरो को बता ही रहा था कि तभी होटल में वही सिंगर सलोमी और उसकी नीस रोसली को दिखाया जाता है, जिनको साइमन ने ही यहाँ पर गाना गाने के लिए इन्वाइट किया था। और रोसली लिनेट की बचपन की दोस्त भी होती है, इसी वजह से वो यहाँ पर आ गई होती है। अब इसके बाद सलोमे गाना गाती है
और सभी एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। यहाँ पर लिनेट और साइमन बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन तभी होटल में जैकलीन भी आ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर लिनेट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। साइमन को भी जैकलीन को देखकर गुस्सा आता है और वो लिनेट के पीछे चला जाता है। यहीं पॉयरोट ये सब होते हुए देख रहा था। अब अगले दिन लिनेट और साइमन पॉयरोट के पास आते हैं और बताते हैं कि जब से हम लोगों ने शादी करी है तब से जैकलीन हर जगह हमारा पीछा करती रहती है। यहाँ पर वो दोनों पॉयरोट से मदद मांगते हैं। इस पर पॉयरोट उनसे कहता है कि क्या आपको जैकलीन ने किसी तरह की धमकी दी है। लिनेट मना करती है। इसके बाद पॉयरोट लिनेट को बताते हैं कि आप जैकलीन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि वो बस आपको देखती है, उसने अब तक कोई भी जुर्म नहीं किया। अब इसके बाद साइमन पॉयरोट से कहता है कि आप जैकलीन को समझाओ कि वो हमारा पीछा करना छोड़ दे। और फिर पॉयरोट जैकलीन के पास भी आता है, जहाँ वो जैकलीन से लिनेट और साइमन से दूर चले जाने के लिए कहता है ताकि वो मूव ऑन कर सके। लेकिन जैकलीन पॉयरोट से कहती है कि अगर साइमन मेरा नहीं हुआ तो मैं साइमन और खुद को ही मार लूंगी। और वो पॉयरोट को एक 22 कैलिबर वाली छोटी सी गन दिखाती है। ये देखकर पॉयरोट तुरंत ही लिनेट के पास आ जाता है और उसे भी जैकलीन की ये सारी बातें बताता है और कहता है कि अब बेहतर यही रहेगा कि आप दोनों अपना हनीमून कैंसिल करके घर वापस लौट जाओ, तभी आप दोनों सेफ रह पाओगे। लेकिन इस एडवाइस को मानने के बजाय साइमन अब सभी लोगों को लेकर जैकलीन से दूर एक शिप पर चला जाता है, जहाँ पर जैकलीन ना आ सके। और लिनेट भी साइमन के इस फैसले से काफी खुश होती है। यहाँ पर सभी लोग शिप पर आकर बहुत खुश होते हैं। फिर लिनेट पॉयरोट के पास आती है, जहाँ पर पॉयरो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे अपने साथ शिप पर क्यों लाई हो। इस पर लिनेट पॉयरोट से कहती है कि आपको मेरी हिफाजत करनी होगी। इस पर पॉयरोट लिनेट से कहता है कि शिप पर तो अब जैकलीन नहीं है, तो अब तुम्हें किससे खतरा है। इस पर लिनेट पॉयरोट को बताती है कि जब कोई इंसान बहुत अमीर हो तो उसके अपने भी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ लिनेट पॉयरोट से घर लौटने तक सभी पर नजर रखने के लिए कहती है ताकि उनमें से कोई लिनेट को मारने की कोशिश ना करे। और ये बात सुनकर पॉयरो भी सभी पर नजर रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद रात के समय एंड्रू लिनेट के पास कुछ पेपर लेकर आता है और उन पर सिग्नेचर करने के लिए कहता है। लिनेट उन्हें पढ़ने लगती है, लेकिन साइमन उससे कहता है कि इन सभी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से पेपर पर साइन कर दो। और ये बात सुनकर लिनेट भी बिना पेपर को पढ़े ही साइन करने लगती है। लेकिन तभी रोजली उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम तो कहती थी कि एक औरत एक आदमी से अच्छा बिजनेस संभाल सकती है, तो क्या अब तुम एक आदमी के कहने पर पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर दोगी। ये सुनकर लिनेट साइमन से कहती है कि तुम रूम में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और ये कहकर वो पेपर पढ़ने लगती है। लेकिन तभी एंड्रू पेपर ले लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे हनीमून के दौरान बिजनेस की बात करनी नहीं चाहिए थी, इसमें मेरी ही गलती है। यहाँ पर पॉयरोट ये सब देख रहा था। अब इसके बाद ये सभी लोग रात की पार्टी में बहुत डांस करने लगते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। यहीं पर पॉयरोट बॉक से रोजली के बारे में पूछता है और इस पर बॉक उसे बताता है कि रोजली से मेरी मुलाकात लिनेट ने ही करवाई थी और तभी से मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन मेरी माँ रोजली को पसंद नहीं करती और वो मुझे पैसे भी नहीं दे रही हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भागकर रोजली के साथ शादी कर पाता। अब इसके बाद ये सभी लोग शिप से इजिप्ट के एक टेम्पल में आ जाते हैं, जहाँ पर बॉक की मॉम को उस टेम्पल की पेंटिंग बनाने के लिए अपना रेड कलर नहीं मिलता, जो कि कहीं खो चुका था। और फिर बॉक उन्हें भी टेम्पल के अंदर ले आता है। यहाँ पर सभी लोग टेम्पल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखी हुई कुछ लवर्स की शायरी को पढ़कर बॉक की माँ उससे कहती है कि तुम कभी प्यार के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन तभी रोजली वहाँ से गुजरती है और बॉक उससे नजरें नहीं हटा पाता। ये देखकर बॉक की माँ उससे कहती है कि वो एक बेकार लड़की है, उससे तुम दूर ही रहना। मगर बॉक की मॉम के मना करने के बाद भी बॉक रोजली के पास आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सलोमे और पॉयरो रोजली और बॉक को एक साथ देखते हैं और पॉयरो सलोमे से बॉक और रोजली के रिश्ते के बारे में पूछता है। इस पर सलोमे पॉयरो से कहती हैं कि मुझे बॉक पसंद है और मुझे इन दोनों के रिश्ते से कोई एतराज भी नहीं है। फिर यहाँ पर सलोमे पॉयरो से इतनी दूर आने की वजह पूछती हैं, लेकिन पॉयरो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिनेट और साइमन रोमांस करने के लिए एक मूर्ति के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है। मगर साइमन लिनेट को बचा लेता है और फिर ये सभी लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पॉयरो को लगता है कि ये पत्थर किसी ने जानबूझकर लिनेट पर फेंका था और इसके बाद लिनेट को सभी पर शक होने लगता है। ये सभी लोग शिप पर आ जाते हैं और तभी लिनेट को शिप पर जैकलीन दिखती है, जो कि यहाँ पर आ चुकी थी। ये देखकर लिनेट साइमन से जैकलीन को शिप से उतार देने के लिए कहती है, पर साइमन लिनेट को बताता है कि मैंने अभी शिप के कैप्टन से बात की और मुझे पता चला है कि जैकलीन के पास इस शिप की टिकट कई दिनों पहले से ही थी, तो हम उसे यहाँ से नहीं उतार सकते। इसके बाद रात के समय ये सभी लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर लिनेट की बड़ी माँ मारिया लिनेट की सर्वेंट लुइजी से अपना स्कार्फ ढूंढने के लिए कहती हैं, जो कि कहीं पर खो गया है, और वो लुइजी को भी अपने साथ बैठकर डिनर करने के लिए कहती हैं। इस पर लुइजी मारिया से कहती है कि लिनेट मैम ने मुझे आपके साथ डिनर करने से मना किया है, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर मारिया अपनी नर्स से बोलती है कि जब गरीबों का आंदोलन आएगा तो सबसे पहले मैं लिनेट को ही गोली मार दूंगी। वहीं रोजली पॉयरो के पास अपने खाते की किताब लेने आती है, जो कि पॉयरो अपनी नॉवल समझकर अपने साथ ले आया था,
और वो पोयरो को उसकी नॉवल भी वापस कर देती है। फिर यहाँ पोयरो के पास लिनट और साइमन आते हैं कि अब हम लोग आपकी सलाह मानकर अपने घर वापस लौट जाएंगे। और ये बात सुनकर जैकलिन अब गुस्से में आ जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है। फिर साइमन पोयरोट को एक आखिरी बार शैंपेन पीने के लिए कहता है और इसके बाद ये तीनों शैंपेन पीने लगते हैं, जिसको पीने के बाद पोयरोट शिप पर टहलने चला जाता है, जहाँ पर उसे जैकलिन मिलती है। यहाँ पोयरोट जैकलिन से साइमन को भूलकर उसकी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बोलता है और फिर उसे अपने प्यार के बारे में बताने लगता है कि जंग के दौरान जब मैं घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट था तो तब एक दिन कैथरीन मुझसे मिलने आ रही थी, लेकिन फिर उसी ट्रेन पर बॉम्ब गिर गया और फिर वो मारी गई और उसकी जुदाई ने मुझे आज वो बना दिया जो मैं तुम्हारे सामने हूँ। ये बताकर वो उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। फिर यहाँ पर जैकलिन शिप के क्रू मेंबर से ड्रिंक मांगने जाती है, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी नहीं था और सारे क्रू मेंबर्स वापस जा चुके थे। यहाँ पर उसे लिनट और साइमन भी दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर लिनट साइमन से रूम में चलकर सो जाने के लिए कहती है और वो जाने लगती है। तभी जैकलिन उसे गुड नाइट बोलती है और ये बात सुनकर लिनट अब जैकलिन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि काश हम दोनों दोस्त बने रह सकते, तुम ही मेरी एकलौती ऐसी दोस्त थी जिसे मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार था। लेकिन यहाँ पर जैकलिन उसे कोई जवाब नहीं देती और लिनट अपने रूम में चली जाती है। फिर यहाँ पर साइमन जैकलिन पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि तुम हर जगह हमारा पीछा क्यों कर रही हो। उसे ऐसा करते हुए देख रोजली और बोक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर साइमन जैकलिन पर खूब चिल्लाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार करता था। ये सुनकर जैकलिन को गुस्सा आ जाता है। वो अपना आपा खो बैठती है और अपनी गन निकालकर साइमन के पैर पर गोली मार देती है और फिर वो दुख के मारे खुद को भी गोली मारने लगती है, लेकिन तभी बोक उसे ऐसा करने से रोकता है और रोजली जैकलिन से गन छीनकर सोफे के नीचे फेंक देती है। वो तुरंत ही जैकलिन को यहाँ से ले जाती है और बोक सभी लोगों को तुरंत ही बुलाने चला जाता है। यहाँ पर जैकलिन अब साइमन की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। ये देखकर रोजली उसे नर्स बावर्स के पास लेकर जाती है, जहाँ नर्स बावर्स जैकलिन को शांत करने के लिए उसे दवाइयां दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनस और बोक साइमन के पास आ जाते हैं और उसे रूम में ले जाने लगते हैं। यहाँ लिनस जो कि एक डॉक्टर था वो साइमन का इलाज करने लगता है। फिर अगली सुबह जब लिनट की सर्वेंट लुइजे लिनट के रूम में जाती है तो तब उसे यहाँ पर लिनट की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर लुइजे चिल्लाती है। और फिर कुछ समय बाद पोयरोट डेड बॉडी को देखता है और जांच करने के बाद लिनुस पोयरोट को बताता है कि लिनट का मर्डर रात के समय 12 से 2 बजे के बीच में हुआ है। साथ ही वो बताता है कि लिनट को किसी छोटी 22 कैलिबर वाली गन से शूट किया गया है। और ये सुनकर पोयरोट को तुरंत याद आता है कि ये गन तो जैकलिन के पास थी। वो तुरंत ही जैकलिन के पास आ जाता है और जैकलिन पर ही शक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर नर्स बावर से पोयरोट को बताती हैं कि जैकलिन कल पूरी रात हमारे साथ थी और हमने उसे बेहोश करने के लिए दवाइयां दी थी। इसके बाद पोयरो रोजली और बोक के पास आ जाता है, जहाँ पर रोजली उसे बताती है कि जब मैं जैकलिन को बोवर्से के पास छोड़कर दोबारा गन उठाने गई थी तो तब मुझे वहां पर वो गन नहीं मिली थी। ये सुनकर पोयरो बोक से पानी में छानबीन करने के लिए बोलता है। वहीं साइमन भी लिनट को मरा हुआ देखकर काफी दुखी था और वो जैकलिन के ऊपर ही मर्डर का इल्जाम लगाने लगता है। पर पोयरो उसे बताता है कि कल तुम पर गोली चलाने के बाद जैकलिन पूरी रात बेहोश थी, उसने ये मर्डर नहीं किया। ये बात सुनकर साइमन पोयरो से लिनट के मर्डरर को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर अब सभी लोग लिनट को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होते हैं। इस तरफ पोयरो साइमन से लिनट के दुश्मनों के बारे में पूछता है और बताता कि लिनट मुझे उसकी हिफाजत के लिए ही यहाँ पर लाई थी। फिर यहाँ पर साइमन पोयरो को उसी सिंगर सलोमे और उसी डॉक्टर लिनस के बारे में बताता है जो कि लिनट को पसंद नहीं करते थे। लेकिन पोयरो उससे और उसकी सर्वेंट लुइजी की आपस में लड़ाई के बारे में पूछता है। इस पर साइमन बताता है कि वो तो बस लुइजी कुछ नेल पॉलिश होटल में भूल गई थी और इसी वजह से लिनट उस पर गुस्सा कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि लुइजी लिनट को मारेगी क्योंकि वही तो उसका कीमती हार भी संभालती है। लेकिन अब तभी बोक लिनट के हार के बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर वो हार नहीं था। ये देखकर पोयरो तुरंत ही लुइजी को बुलाता है और हार के बारे में पूछता है। इस पर लुइजी कहती है कि जब मैं सुबह लिनट मैम के रूम में आई थी तो तब मैंने उनकी डेड बॉडी देखी थी और तभी मैं चीखी थी, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पोयरो लुइजी से पूछता है कि जब हम लोग टेम्पल में जा रहे थे तो तब लिनट ने तुमसे ऐसा क्यों कहा था कि इजिप्ट तो तुमने ही चुना था तुम्हारे हनीमून के लिए। ये सुनकर अब लुइजी डरने लगती है। तभी पोयरो बॉक्स से साइमन को बाहर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन लुइजी उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैं साइमन सर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। वो बताती है कि लिनट मैम ने एक बार पार्टी रखी थी जहाँ पर मुझे एक लड़का मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया था और मैंने उसके लिए नौकरी भी छोड़ दी थी। लेकिन इसके बाद लिनट मैम ने उस लड़के के बारे में पता किया और उन्हें पता चला कि उस लड़के के ऊपर काफी कर्जा है। फिर लिनट मैम ने उससे कहा कि अगर वो मुझे छोड़ दे तो लिनट मैम उसका सारा कर्जा उतार देंगी और उस आदमी ने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया और फिर लिनट मैम ने मुझसे कहा कि मैं बच गई। अब इसके बाद पोयरो लुइजी से पूछता है कि लिनट से मिलने के बाद कल रात में आखिरी चीज तुमने क्या की। इस पर लुइजी अब घबराने लगती है और कहती है कि अगर मैंने कल रात को बाहर आकर सिगरेट पी होती तो जरूर मैं उस किलर को देख लेती
और ये चीज लुइजी काफी अजीब तरह से कह रही थी। अब इसके बाद साइमन पोयरो से लुइजी को जाने देने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद पूरी शिप पर उस हार को ढूंढा जाने लगता है। यहीं पोयरो अब लिनस के पास आता है और उसे बताता है कि साइमन को तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने ही वो मर्डर किया होगा। इस पर लिनस कहता है कि मैं तो कल पूरी रात साइमन के साथ ही था। ये सुनकर पोयरो लिनस से बोलता है कि कल रात को तुमने साइमन को बेहोशी की दवाई दी और उसके सो जाने के बाद तुमने लिनट को मार दिया होगा। लेकिन ये सुनकर अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं लिनट से बहुत प्यार करता था और मैं उसे बस इस वजह से नहीं मार सकता कि उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अब इसके बाद पोयरो पूछताछ के लिए एंड्रू के पास आता है। यह एंड्रू उसे बताता है कि लिनट के डैड की वजह से लिनट के कई दुश्मन थे और लिनट के डैड अमीरों को गरीब बनाकर आगे बढ़े थे और लिनट भी वही करती थी। यहाँ पर पोयरो एंड्रू से वही कल रात वाले जरूरी पेपर मांगता है जिन पर वो कल रात लिनट से साइन करवाने आया था और इस पर एंड्रू उन पेपर्स को दिखाने से मना करने लगता है और बोलता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं इन्हें हर किसी को नहीं दिखा सकता। ये सुनकर पोयरो कहता है कि तुम बरसों से लिनट के बिजनेस में घोटाला करते आ रहे हो और कल तुम्हारे पास चांस था कि तुम लिनट के हनीमून का फायदा उठाकर उससे साइन करवा लो और इस घोटाले के बारे में किसी को पता ना लगने दो। लेकिन लिनट कल पेपर्स पढ़ने लगी और तभी तुमने वो पेपर्स ले लिए और फिर तुमने अपने घोटाले को छुपाने के लिए कल ही लिनट का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन ये सुनकर अब एंड्रू अपनी 45 कैलिबर वाली गन निकाल लेता है और कहता है कि अगर मुझे लिनट को मारना होता तो मैं अपनी गन का इस्तेमाल करता। ये बात सुनकर पोयरो उसे जाने देता है और समझ जाता है कि ऐसी गन होने के बाद वो जैकलिन की गन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इसके बाद पोयरो उन्हीं नर्स बावर्स को बुलवाता है और उनसे पूछता है कि कल रात को जैकलिन क्या बोल रही थी। इस पर बावर्स पोयरो को बताती हैं कि जैकलिन कल रात को बहुत दुखी थी और वो डरी हुई थी और इसी वजह से मैंने उसे बेहोश कर दिया था ताकि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। यहाँ पोयरो अब उन नर्स से ये पूछता है कि आप नर्स कैसे बनी और इस पर बावर्स बताती हैं कि हमारी बावर्स बिल्डिंग बिकने के बाद मैंने इस काम को करने का फैसला किया। अब तभी पोयरो बोलता है कि आपके गरीब होने के पीछे भी लिनट के बिजनेस का ही हाथ था और शायद बदला लेने के लिए ही आपने लिनट को मार दिया होगा। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर लिनट की बड़ी माँ मारिया भी आ जाती हैं, जो कि बावर्स को सवाल का जवाब देने से मना करने लगती हैं। तभी पोयरो उनसे बोलता है कि मैंने गौर किया कि आप दोनों के पास सोने के लिए अलग अलग कमरा है लेकिन आप लोग फिर भी एक ही कमरे में सो रही हो। वो मारिया से कहता है कि बावर से आपकी नर्स नहीं है बल्कि आपने उन्हें नर्स बनाकर रख रखा है और असल में आप दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो। यहाँ पर मारिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी बाहर से इन्हें कुछ आवाज आती है। पोयरो बाहर जाता है तो वो देखता है कि मारिया का खोया हुआ स्कार्फ और एक खून से सना रुमाल और जैकलिन की गन तीनों पानी के अंदर से मिली हैं और उस गन के अंदर से 2 गोलियां गायब होती हैं, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि एक गोली साइमन के लगी और एक गोली से लिनट का मर्डर किया गया है। अब इसके बाद पोयरो सलोमे के पास आता है और उससे बोलता है कि साइमन ने मुझे बताया कि आपके और लिनट के बीच में कोई वाकया हुआ था। इस पर सलोमे अब उसे बताती हैं कि साल 1924 में जब मैं और रोजली एक तालाब में नहाने गए थे तो वहां पर लिनट ने अपने डैड से जिद करवाकर हमें तालाब से निकलवा दिया था क्योंकि हम लोग गरीब थे। अब तभी यहाँ पर रोजली भी आ जाती है और वो कहती है कि ये साल 1925 की बात है। यहाँ पर रोजली को भी वो सारी चीजें अच्छे से याद होती हैं। फिर यहाँ पर सलोमे कहती है कि अगर गरीब होने की वजह से मेरा मजाक उड़ाने वाले हर किसी को मैं मारने लगूं तो लाशों का ढेर लग जाएगा और लिनट तो उस समय एक बच्ची थी, उसके डैड ही उसे ये सब कुछ सिखाते थे। अब ये सब सुनने के बाद पोयरो सलोमे से कहता है कि आपकी ये टोपी काफी पुराने जमाने की है, आप इसे हमेशा पहनी क्यों रहती हैं। यहाँ पर पोयरो उससे टोपी उतारने के लिए कहता है और फिर इन्हें इसके अंदर वैसी ही गन मिलती है जैसी गन से लिनट का मर्डर हुआ था। यहाँ पर सलोमे पोयरो से कहती हैं कि ये गन मैंने अपनी हिफाजत के लिए रख रखी है और कल रात को इसे चलाने के लिए मेरे पास कोई भी वजह नहीं थी। अब तभी यहाँ पर बॉक की मॉम आ जाती हैं, जो कि पोयरो से कहती हैं कि डिटेक्टिव तुम हो लेकिन लिनट का खोया हुआ हार मैंने ढूंढ निकाला। वो बताती हैं कि मुझे ये हार मेरी अलमारी में मिला है। लेकिन ये सुनकर पोयरो बॉक की मॉम पर ही शक करने लगता है। वो कहता कि लिनट ने ही बॉक और रोजली को मिलवाया था और आपको रोजली पसंद नहीं थी, शायद इसी वजह से आपने ही लिनट का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन बॉक उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी मॉम पर शक कैसे कर सकते हो। यहाँ पर पोयरो अपने दूसरे केस का खुलासा करता है और फिर पोयरो बॉक और रोजली को बुलाता है और बॉक को बताता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम पर और रोजली पर जासूसी करने के लिए कहा था और इसी वजह से मैं इजिप्ट आया था। वो बॉक को बताता है कि मैंने जानबूझकर ही रोजली के खाते की बुक ले ली थी ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आखिर रोजली एक कैसी लड़की है और मुझे पता चला है कि रोजली तुम्हारे लिए काफी अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे पार्टनर के रूप में बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन ये सब जानने के बाद रोजली को पोयरो पर काफी गुस्सा आता है। वो यहाँ से जाने लगती है। तभी पोयरो भी उसे सॉरी बोलने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी इन्हें यहाँ पर लुइजी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे मारकर किसी ने पानी में फेंक दिया था, लेकिन वो बीच में ही अटक गई होती है। यहाँ पर अब डॉक्टर लिनस बॉडी की जांच करने के बाद पोयरो को बताता है कि ये मर्डर 1 घंटा पहले किया गया है और पोयरो को लुइजी की जेब में कुछ पैसे भी मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि लुइजी जरूर मर्डरर को जानती होगी और जब पैसों के लिए लुइजी ने मर्डरर को धमकाया
तो तब मर्डर ने उसे भी मार दिया। फिर यहाँ पर डॉक्टर लिनस उसे बताता है कि लुइजी का गला किसी तेज धार वाली चीज से काटा गया है, जैसे कि स्कैल्पेल, जो कि डॉक्टर लिनस के बैग से भी गायब था। और तभी एंड्रू लिनस पर ही दोनों मर्डर करने का इल्जाम लगाने लगता है और यहाँ पर ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोयरो को दीवार पर खून लगा हुआ दिखता है और वो दीवार को अच्छे से देखकर मर्डर करने वाले का पता लगाने लगता है। इसके बाद वो सभी लोगों से अपने अपने कमरों में जाने के लिए बोलता है और वो पोयरो से कहता है कि मैं लुइजी के एक्स बॉयफ्रेंड को उसके मरने की खबर देकर आता हूँ। यहाँ बॉक को ऐसा करते हुए देखकर अब पोयरो को बॉक पर भी शक हो जाता है और इसके बाद वो बॉक और साइमन को एक कमरे में बुलाता है और बॉक से पूछता है कि आखिर तुम लिनट को कब से जानते थे। इस पर बॉक उसे बताता है कि मैं बचपन से ही लिनट को जानता हूँ। यहाँ अब पोयरो बॉक से कहता है कि आखिर तुम्हारा कोट कहाँ पर है और जब साइमन को गोली लगी थी तो तब तुम लिनट को ये बात बताने क्यों नहीं गए, जबकि लुइजी के मरने के बाद तुम तुरंत ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये खबर देने जा रहे थे। यहाँ पर पोयरो अब बॉक से सख्ती से बात करता है और बॉक से बोलता है कि जरूर साइमन के गोली लगने के बाद तुम लिनट को जगाने गए होगे, लेकिन तुमने वहां पर देखा कि लिनट मर चुकी है और तुमने इस चीज का फायदा उठाया और किसी को खबर देने के बजाय तुमने उसके पास रखा हुआ उसका कीमती हार चुरा लिया ताकि तुम उसे बेचकर रोजली के साथ शादी कर पाओ। लेकिन जब मैंने तुमसे तलाशी की बात कही तो तुम हार को वापस लौटाने जा रहे थे, लेकिन तभी तुमने लुइजी का मर्डर होते हुए देख लिया और उसका खून तुम्हारे कोट पर भी गिर गया और तभी तुमने अपना कोट फेंक दिया होगा। ये सारी बात सुनकर बॉक भी हैरान रह जाता है। यहाँ पर अब बॉक सब कुछ कबूल करके पोयरो को सब बताने वाला होता है कि लुइजी को किसने मारा, लेकिन तभी एक और गोली चलती है और बॉक का भी मर्डर हो जाता है। यहाँ पोयरो गोली चलाने वाले के पीछे भागता है और तभी उसके ऊपर भी गोलियां चलने लगती हैं और गोली चलाने वाला गन फेंक कर भाग जाता है। यहाँ वो गन एंड्रू की होती है जिससे अभी बॉक को मारा गया। यहाँ सभी लोग गोली चलने की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और किसी को भी नहीं पता था कि इन सभी में से आखिर कौन किलर है। अब इसके बाद अगले सीन में हम पोयरो और रोजली को बॉक की डेड बॉडी के पास देखते हैं, जहां अब रोजली पोयरो को बताती है कि बॉक चाहता था कि उसका दोस्त यानी कि तुम अपना डिटेक्टिव का काम छोड़ दो और एक नॉर्मल जिंदगी बिताओ। ये सब सुनकर पोयरो को काफी दुख होता है और वो उदास हो जाता है। वो अपना कोट उतारकर बॉक की बॉडी के ऊपर डाल देता है और फिर सभी लोगों की तरफ जाता है, जहां एंड्रू सलोमे को बताता है कि मैंने अपनी गन अपने बैग में रख दी थी ताकि शिप से उतरने के बाद पुलिस मुझे ना पकड़े और मैंने बॉक पर गोली नहीं चलाई। अब तभी यहाँ पर पोयरो आता है और गन से आसमान में फायर करता है, जिसकी आवाज सुनते ही शिप के सभी क्रू मेंबर्स सभी लोगों को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं। और इसके बाद पोयरो सभी को बताता है कि मुझे लगा था कि लिनट के भाई एंड्रू ने ही ये मर्डर किया होगा, क्योंकि उसने टेम्पल में भी लिनट के ऊपर पत्थर फेंका था, लेकिन ये सब कुछ जल्दबाजी में नहीं हुआ, तो ये मर्डर एंड्रू ने नहीं किया होगा। इसके बाद पोयरो बॉक की मॉम से पूछता है कि जब पिरामिड के पास बॉक ने रेड कोट पहना था तो आपने उसे पेंटिंग में ग्रीन क्यों किया है। इस पर बॉक की मॉम सबको बताती हैं कि मेरा रेड कलर कहीं खो गया था। इस पर पोयरो कहता है कि आपका कलर खोया नहीं था बल्कि उसे चुराया गया था और उसे चुराया था साइमन ने और उसी ने लिनट का मर्डर किया है। साइमन को असल में कभी गोली लगी ही नहीं थी, बल्कि गोली तो साइड से निकल गई थी और उसने अपने ऊपर कलर का इस्तेमाल किया था ताकि वहां पर मौजूद सभी लोगों को लगे कि उसे गोली लग गई है और खून निकल रहा है। और उसी ने मुझे शैंपेन में नींद की दवाई मिलाकर दी थी ताकि मैं सो जाऊं और ये सब कुछ ना देख पाऊं। यहाँ पोयरो सभी को बताता है कि जब साइमन के पास से सभी लोग चले गए थे तो उसने ही जैकलिन की गन उठाई होगी और वो भागकर लिनट के पास गया होगा और उसने लिनट को मार दिया होगा और इसके बाद वो वापस आ गया और फिर उसने मारिया के उस स्कार्फ को निकाला जो कि उसने पहले ही चुरा लिया था और उसे रखकर उसने अपने पैर के ऊपर भी एक गोली मार ली। इसके बाद उसने एक और गोली को दोबारा लोड कर दिया ताकि जब हमें गन मिले तो हमें ऐसा लगे कि इस गन से सिर्फ 2 ही गोलियां चली हैं। और फिर साइमन ने ही उस गन को स्कार्फ में लपेटकर पानी में फेंक दिया। यहाँ डिटेक्टिव पोयरो साइमन से कहता है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनसे लिनट की बनती नहीं थी, ताकि तुम किसी एक पर भी आसानी से लिनट के मर्डर का इल्जाम लगा सको। लेकिन ये बात सुनकर डॉक्टर लिनस पोयरो से लुइजी और बॉक के मर्डर के बारे में पूछता है। इस पर पोयरो सभी को बताता है कि दूसरे और तीसरे मर्डर को जैकलिन ने किया था और जैकलिन पहले मर्डर में भी साइमन के साथ मिली हुई थी, क्योंकि इन दोनों के पास पैसा नहीं था और साइमन को पैसा चाहिए था, इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर लिनट को फंसाया। और अब लिनट के मरने के बाद उसका सारा पैसा और उसकी जायदाद साइमन को मिलने वाली थी और यहाँ से बचकर साइमन दोबारा से जैकलिन से शादी कर लेता और इस तरह इन दोनों का प्लान काम कर जाता और ये दोनों अमीर भी हो जाते और अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगते। लेकिन उसी रात लुइजी अपने कमरे से बाहर निकलकर सिगरेट पी रही थी और तभी उसने साइमन को देख लिया। और उस समय जब वो अजीब तरह से मुझे ये बात बता रही थी कि अगर वो सिगरेट पीने रूम से बाहर आई होती तो वो किलर को देख लेती, तो असल में उस वक्त वो साइमन को धमकी दे रही थी। और फिर ये सब सुनकर साइमन ने जैकलिन को मैसेज भेजा और जैकलिन ने ही साइमन के कहने पर लुइजी को मार दिया और बॉक ने ये सब कुछ देख लिया था। और जब बॉक मुझे ये बताने वाला था तो उसी वक्त जैकलिन ने बॉक को भी मार दिया। लेकिन ये सब सुनकर जैकलिन पोयरो से इस बात का सबूत दिखाने के लिए कहती है और इस पर पोयरो सभी को वही रुमाल दिखाता है
जिससे गोली लगने के बाद साइमन अपना खून रोक रहा था और वो बताता है कि नदी का पानी गर्म है जो कि खून के रंग को भूरा बना देता है, पर वो पेंट के लाल रंग को गुलाबी बना देता है और इस वक्त ये गुलाबी रंग है। जिससे पता चलता है कि जब साइमन के पैर पर पहली बार गोली लगी थी तो असल में गोली लगी ही नहीं थी और उसने अपने ऊपर रंग लगाया था। ये देखकर अब जैकलिन सभी के सामने ये कबूल कर लेती है कि उन दोनों ने मिलकर ही ये सारे मर्डर किए हैं और वो दोनों अमीर होना चाहते थे। यहाँ पर अब साइमन अपनी गन निकालता है और जैकलिन के साथ यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पोयरो और वही सिंगर भी अपनी गन निकाल लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर जैकलिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को साइमन के साथ गोली मार लेती है और इस तरह इन दोनों की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद अगले दिन शिप वापस होटल जाती है, जहाँ पर एक एक करके सभी लोग पोयरो को अलविदा कहने लगते हैं और पोयरो को अपने दोस्त बॉक की मौत का बहुत दुख भी होता है। अब इसके बाद कहानी 6 महीने आगे लंदन में जाती है, जहाँ पर सलोमे एक क्लब में गाना गा रही थी और पोयरे भी यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर पोयरे ने अपनी मूछें कटवा ली होती हैं, जिससे पता चलता है कि पोयरे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।